हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स गुड यू ऑल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही चुका रहेगा कि ये वीडियो हम लोग किस पर्पस के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो बच्चे जुलाई 21 के एग्जामिनेशन में किसी कारणवश, चाहे रीजन जो भी हो, उनको सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन वो ये मादा रखते हैं, वो ये जोश रखते हैं कि आने वाले दिसंबर 21 के एग्जामिनेशन में वो सक्सेसफुल होने वाले हैं या फिर उनको सक्सेसफुल होना ही है। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास की शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को कंग्रेचुलेट जरूर करना चाहूंगा जिन लोगों ने जुलाई 21 के एग्जामिनेशन में सक्सेस हासिल की है। वेरी कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और यही सक्सेस अब ये बच्चे भी हासिल करेंगे। उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो में आप लोगों को वो सारी बातें पता चल जाएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बेसिकली आज का जो ये वीडियो है, ये आपके लिए सीए फाउंडेशन के लॉ के सिलेबस के लिए, लॉ के पेपर के लिए, जो आपका पेपर नंबर 2 है, इसीलिए शूट हो रहा है, उस सब्जेक्ट के लिए शूट हो रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी बच्चे सक्सेसफुल नहीं हुए हैं जुलाई 21 में, उन लोगों ने डीमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है। बिकॉज देखो स्टूडेंट्स, आपको ही जाके आगे दिसंबर में एग्जाम देनी है। अगर आप एग्जामिनेशन नहीं दोगे तो पास कौन होगा? एग्जामिनेशन तो कोई और नहीं दे सकता है। तो अगर आपको दिसंबर 21 में एग्जाम देना है और उसमें आपको सक्सेसफुल होना है, तो अभी आपको आपके नेगेटिव रिजल्ट की वजह से डीमोरलाइज नहीं होना है। बिकॉज अगर आप डीमोरलाइज स्टेट ऑफ माइंड को लेके अगर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके स्टडी के क्वालिटी के ऊपर हैम्पर करने वाला है। तो हाँ, जरूर बुरा लगता है कि हम फेल हो गए, हमारे फैमिली को हमारी वजह से दुख हुआ है, या हमारे फ्रेंड्स, हमारे साथी के फ्रेंड जो थे वो पास हो चुके हैं, हमको फेल्योर आ चुका है। लेकिन सीए का जर्नी जो होता है बच्चों, वो हम लोगों को अकेले ही पार करना पड़ता है। तो कोई यहाँ पे आपका पढ़ाई में या एग्जामिनेशन में साथी नहीं है। आपको खुद अकेले पढ़ाई करना पड़ेगा, खुद अकेले जाके एग्जाम लिखनी पड़ेगी, तभी जाके आप पास होने वाले हो। बाकी लोगों का सक्सेस या बाकी लोगों का फेल्योर की वजह से आपके स्टडी के ऊपर, आपके पढ़ाई के ऊपर कभी भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट बात है कि डीमोरलाइज नहीं होना है। जब कभी भी आपको लो फील हो, जब कभी भी आपको डीमोरलाइज फील हो, तो प्लीज एक बात याद रखना कि किस पर्पस से आपने सीए कोर्स में एडमिशन लिया था। जब आपने सीए फाउंडेशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा था, जब आपने क्लासेस लगाई थी, तो किस मकसद से, किस मोटिव से, किस गोल से आपने इस कोर्स को शुरू किया था, वो मकसद मत भूलना। हो सकता है आपके मम्मी पापा का सपना हो सकता है आपका खुद का सपना हो सकता है आप सब लोगों को लगता हो कि नहीं, हम कुछ कर दिखाएंगे इस दुनिया में। तो ये सब कर दिखाने के लिए आपको जो अपना मेन गोल है उसको नहीं भूलना है। बिकॉज एट द एंड यू आर गोइंग टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसा नहीं है कि इस इंडिया में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो कभी फेल नहीं हुए हैं। सब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्योर नहीं है, और एग्जाम्पल जीता जागता आपके सामने है। मैं भी कभी कभार फेल हो चुका हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिमोरलाइज होके मैंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज करके वो सारी बातें छोड़नी है। अगर मैं वो बात छोड़ देता, मैं फेल्यूर की वजह से अगर डिमोरलाइज हो जाता, अगर मैं लो फील करता, अगर मैं पढ़ाई नहीं करता, तो आज मैं आपके सामने यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। आज मैं आपके सामने सीए मोहित प्रजापति करके आपके सामने नहीं आता, मैं बस नॉर्मल मोहित प्रजापति रहता। तो एक बात याद रखना, आपके नाम के आगे जो दो प्रीफिक्स लगने वाले हैं, सीए, दो लेटर लगने वाले हैं, इन दो लेटर्स के लिए आपने क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, चलते जाना है। अगर आप सही सिरे से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्म करोगे और सही सिरे से पढ़ाई करोगे, तो जरूर आने वाली एग्जामिनेशन में आपको सक्सेस मिलेगी। कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां हुई रहेगी आपको जुलाई 21 में, उसको सुधारना है और दिसंबर में एग्जाम देना है। आपके पास 3 महीने, पूरे के पूरे 3 महीने बचे हुए हैं। उन 3 महीनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, और आपने दिसंबर के आने वाले एग्जामिनेशन में सक्सेस हासिल करनी है। रिमेंबर वन थिंग, फेल्यूर इज नॉट ए क्राइम फॉर यू। आपने कोई गुनाह नहीं किया है, बस आप एक एग्जामिनेशन में फेल हो चुके हो, आपको निगेटिव रिजल्ट आपका आया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी थमी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सीए जर्नी छोड़ा है। एक ना एक दिन सीए जरूर बनेंगे, और आज हम लोग इसी कहानी को आगे लेके बढ़ेंगे। सीए फाउंडेशन लॉ में आपने किस प्रकार से आपकी पढ़ाई करनी है। प्लीज रिमेंबर वन थिंग मेरे फ्रेंड्स, दैट इज के
अगर आप अपने आप में बिलीव नहीं करोगे, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप अपने आप में बिलीव नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। सो बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द की टू सक्सेस। ये बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भर याद रखना, ना कि बस आपके सीए के करियर में, सीए के एग्जामिनेशन, बस जिंदगी भर याद रखना कि अपने आप में भरोसा रखो। इट इज द ओनली की टू सक्सेस। नोबडी विल मोटिवेट यू, nobody will tell you ये करना है वो करना है, nobody can boost your confidence, it is you that has to ignited from inside। तो ये बात याद रखना, आपको खुद को सारी बातें करनी है, you have to believe in yourself। ओके चलो, तो बच्चों सीए फाउंडेशन लॉ, इस सब्जेक्ट में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है अगले आने वाले 3 महीने में, इसका डिस्कशन हम लोग अभी करने वाले हैं। तो आपको पता है कि सीए फाउंडेशन का जो लॉ पेपर है वो पूरे के पूरे 100 मार्क का पेपर है, और वो पूरा का पूरा आपका सब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि पूरा थ्योरेटिकल है, आपने लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी यह है सीए फाउंडेशन लॉ में कि प्रैक्टिस आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। भले ही आप रीड कर रहे हो, आपको सारी बातें याद है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों का राइटिंग में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बात याद रखना कि जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे लॉ की, तब तक आपको लिखते नहीं आएगा, और अगर आपको लिखते नहीं आया तो आपके दिमाग में भले चाहे जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, भले चाहे जितना भी नॉलेज हो, आपको वो सारी बातें लिखना नहीं आएगा, तो आप एग्जामिनेशन में पास नहीं होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने रिव्यू देखा हुआ है कि सीए फाउंडेशन में लॉ पेपर में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बिकॉज लॉ का पेपर एक नया पेपर है, जिंदगी में पहली बार लॉ को आप देख रहे हो, लॉ को रीड कर रहे हो, लॉ को लिख रहे हो। तो अगर आपको उसमें महारत हासिल करनी है, अगर आपको ओवरकम करना है उस चीज को, तो आपको सबसे बेसिक थिंग है राइटिंग प्रैक्टिस, ओनली एंड ओनली राइटिंग प्रैक्टिस। अब किस चीज की राइटिंग प्रैक्टिस करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब मैं सीए इंटर को पढ़ाता हूं ना, तो उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पेपर में मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, स्वॉट। ओके, क्या पढ़ाता हूं मैं? एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, स्वॉट एनालिसिस। ओके, आपने माइट भी इसको देखा रहेगा, स्वॉट। तो व्हाट इज दिस स्वॉट? तो इन दिस स्वॉट, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W stands for weakness, O stands for opportunity and T stands for threats। देखो डियर इंस्टीट्यूट हमको ये बात सिखाती है सी इंटर लेवल पे, इसको हम लोग हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे थ्योरी पेपर क्यों ना हो, लेकिन ये सारी बातें आपको प्रैक्टिकली यूज आती है। बस थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, जैसे आपका लॉ का पेपर थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, वो आपको प्रैक्टिकली यूज करना है बाद में। लोग न जाने लोग उसको क्यों थ्योरी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये स्वॉट एनालिसिस क्या है? अगर आपने ये स्वॉट एनालिसिस कर लिया ना बच्चों, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब ये स्वॉट एनालिसिस क्या है? अब देखो, आपका रिजल्ट आपके सामने है, कुछ सब्जेक्ट्स में आपको अच्छे मार्क्स आए हैं, कुछ सब्जेक्ट में आपको बुरे मार्क आए हैं। तो टेक्निकली जिन सब्जेक्ट में आपको बुरे मार्क आए हैं वो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, और जिन सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स आए हैं वो आपके क्या है, बोलो, गुड सब्जेक्ट्स है। तो अभी आपने फोकस किस पे करना है? तो जो अच्छे सब्जेक्ट्स है उनका पढ़ाई आपका सही सिरे से हो गया है। जो आप उन सब्जेक्ट के लिए करते थे, जैसे मान लो आपका अकाउंट्स है या लॉ है या मैथ्स है या इको है, कोई भी आपका गुड सब्जेक्ट हो सकता है। तो उन सब्जेक्ट का आप जैसे पढ़ाई पहले करते थे वैसे ही आपको उस किस पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना है, उसमें कुछ चेंज मत करो, बिकॉज वो सारे सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं, आपके रिजल्ट्स भी उस हिसाब से आए हुए हैं। तो उसका पढ़ाई आप उसी हिसाब से कंटिन्यू करो। हो सकता है किसी बच्चों का कुछ सब्जेक्ट वीक है जिसमें कम मार्क्स आए। अगर मैं लॉ की बात करता हूं, अगर आपका लॉ सब्जेक्ट बड़ा ही वीक सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? तो बच्चों, स्वॉट एनालिसिस हमको ये सिखाता है कि आप कुछ ऐसा करो कि आपका ये जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करे। ओके, इसके लिए मैं आपको मेरा एग्जांपल दूंगा। जब मैं पहली बार फेल हुआ था, सीए इंटर में मैं फेल हुआ था, तो उस टाइम पे यू विल नॉट एग्री ऑन दिस कि मैं पहली बार जब सीए इंटर में फेल हुआ था, तो मुझको कॉस्टिंग में, एक कॉस्टिंग करके सब्जेक्ट होता है, तो उस कॉस्टिंग में मुझको 6 मार्क्स आए थे। कितने? 6 मार्क्स आए थे। तो ये मेरा वीकनेस था, लेकिन मैंने उसके ऊपर ये स्वॉट एनालिसिस किया और देखा कि इसके ऊपर बस 1 मार्क बढ़े, और ये 1 मार्क प्लस नहीं, इसके आगे एक डिजिट बढ़े। अगले एग्जामिनेशन में आई स्कोर 61, मतलब अर्श से लेके फर्श से लेके अर्श तक 6 मार्क्स से लेके डायरेक्ट 61 मार्क्स। कैन यू इमेजिन? अगर ये मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। तो आप अपने वीक सब्जेक्ट को ढूंढिए और उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिए। जैसे अगर आपका लॉ वीक सब्जेक्ट है, तो प्लीज मेक श्योर दैट आप इस लॉ के पेपर को सही सिरे से देख रहे हो कि कहां पे गलती हुई है, कहां पे गलती नहीं हुई है। उसके लिए आप उन पेपर्स को
इंस्टीट्यूट से क्लेम भी कर सकते हो, है कि नहीं? अभी ये सब्जेक्टिव पेपर है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है तो एक थोड़े पैसे खर्च करो और इंस्टीट्यूट से उसका सर्टिफाइड कॉपी मंगवाओ जो आपका चेक हुआ है। उससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे गलती नहीं हुई है, कहाँ पे राइटिंग में गलती हुई है, कहाँ पे क्या हुआ है, ये सारी बातें आपको पता चल जाएगी। तो हो सके तो इंस्टीट्यूट से वो पेपर जरूर आप क्लेम कर सकते हो कि मुझको मेरा चेक वाला आंसर शीट दे दो। उससे आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर पाते हो कि कहाँ पे मेरा जो एफर्ट है वो गया नहीं है, कहाँ पे एफर्ट गया है। भले ही लिखा है लेकिन मार्क्स नहीं आए तो क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि एग्जामिनर वहां पे कुछ थोड़े बहुत कमेंट भी डाल देते हैं, थोड़ा बहुत अंडरलाइन भी कर देते हैं, तो आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे ये लिखना नहीं चाहिए था, यहाँ पे ये ज्यादा आंसर हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहले आपने उन वीक सब्जेक्ट को ढूंढना है। अगर आपका लॉ का पेपर वीक है तो लॉ का पेपर अगर वीक है तो उसके लिए अभी क्या करना है, तो स्वॉट एनालिसिस बताता है कि उस लॉ के पेपर को आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। अब कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर मैं अंदर सिलेबस में घुसता हूं, ठीक है ना, अगर हम लोग सिलेबस में जाते हैं तो अगर आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में जाएंगे ICAI.org में, तो यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज जो है वो वेटेज में मिल जाएगा। इफ यू सी, यहाँ पे आपका पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 2 में आप देख पा रहे हो बिजनेस लॉज है 40 मार्क्स का, जैसे आपको पता है, और सेक्शन बी में आपको आएगा BCR, दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, 40 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वेटेज क्या है। अब जो कि आप एग्जाम दे चुके हो, आप पहले पढ़ाई कर चुके हो, तो आपको पता है जरूर कि सिलेबस क्या है। ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं है, ही इज अनअवेयर ऑफ द सिलेबस। अगर ऐसी बात है तो लाइफ जिंगल आला है भाई। आपको सिलेबस के बारे में पता है कि क्या है क्या नहीं है। लॉ के पेपर में बेसिकली आपके पास 5 लॉ है, एक्ट है जो पढ़ने हैं, उसका वेटेज आपके सामने है जो 60 मार्क का बिग क्रंच है। उसमें से पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका पहले प्रायोरिटी में आना चाहिए, बिकॉज दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर यू, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 15 से 20 मार्क का जो आपका क्रंच है वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आएगा। तो मेक श्योर दैट आप पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर कर रहे हो। दूसरा बड़ा क्रंच है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और उसके नीचे पार्टनरशिप एक्ट, जिसका लगभग 12 से 15 मार्क का आपको पेपर इसमें से आएगा। देन आपका कंपनीज एक्ट आएगा 10 से 12 मार्क का, और फिर बचा कुचा 5 या 6 मार्क का आपको LLP आ सकता है। तो उसी मैनर में आपने इस लॉ को पढ़ना है। सर पहले कौन सा एक्ट लूं, पहले क्या करूं? अरे काम कर भाई, बिजनेस लॉ का बुक खोल और उसको पढ़ना चालू कर। पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ना है। अब सर पढ़ना कैसे है, ये बात भी जरूरी है समझना, तो ये भी समझ लेते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो देखो, थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है भाई, ओके, एक तरीका होता है थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ने का। तो बच्चे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते कैसे हैं? बुक लेते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, एक बार रीड कर दिया, बात खत्म। नहीं, उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर थ्योरी सब्जेक्ट। अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, प्लीज आप जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा कि किस प्रकार से थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। मैं अभी नटशेल में आपको बताता हूं कि कैसे पढ़ना है। पहले तो बात है आपकी रीडिंग, तो आपका एक थरो रीडिंग होना चाहिए। आपने जो भी क्लास लगाया है, आपको क्लास ने आपको टेक्स्ट बुक तो प्रोवाइड कर लिया रहेगा, तो वो टेक्स्ट बुक का रीडिंग करना बहुत जरूरी है। लाइन बाय लाइन रीडिंग, लाइन बाय लाइन रीडिंग करना बहुत जरूरी है। दूसरा, बस रीडिंग करने से बात नहीं बनती है, उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी, उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी। अब रिवीजन कैसे करें सर? तो हो सकता है आपको रिवीजन के नोट्स भी मिले हो अलग से, यस और नो? जैसे कि हम अपने क्लास में रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो उस नोट्स को कहां से आप पा सकते हो, उसका भी ग्रुप का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे रेगुलर नोट्स और रिवीजन के नोट्स पा सकते हो। तीसरा आता है बेसिकली क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक। तो आपने पहले लाइन बाय लाइन रीडिंग कर दिया टेक्स्ट बुक का, उसके बाद उससे रिवीजन कर दिया, एंड देन आपको उसके ऊपर एग्जामिनेशन में किस किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं और किस किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसका भी तो ज्ञान होना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं करोगे ना, ये दो बातें नहीं करोगे, तब तक आपको
सक्सेस मिलेगी नहीं, लॉ में तो सक्सेस बिल्कुल नहीं मिलेगी। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो है बस इसको है ना ये करके जा रहे हैं, रीडिंग करके जा रहे हैं, बोले कि मेरी पढ़ाई होगी। भाई कैसे पढ़ाई होगी, तुमको तो पता ही नहीं है। पहली बार बच्चा जाके लॉ के पेपर में देख रहा है कि ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। दिस इज नॉट अ राइट स्ट्रेटेजी। आपको रीडिंग करना है, बार बार उसको रिवाइज करना है। रिवीजन क्यों करना है? रिवीजन करना है टू मेमोराइज द थिंग्स। सारी बातें जो बुक में लिखी हुई है उसका एक मेमोरी तो होना चाहिए, आपके दिमाग में होना तो चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द इसेंशियल्स फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता रहा है व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुल मिला के आई थिंक 11 पॉइंट्स है। अब 11 पॉइंट्स को दिमाग में रखना भी तो है, कैसे याद रहेगा? कुछ कुछ लोगों को लगता है कि एक बार रीड करने से याद हो जाएगा, 2 बार रीड करने से याद हो जाएगा, कुछ बच्चे 3 बार याद करते हैं, 4 बार रीड करते हैं, याद नहीं होता है, फिर वो छोड़ देते हैं। भाई ऐसा क्यों है? अगर आपको एक बार ही रीड करने से याद हो जाता है तो बात सही है, 2 बार रीड करने से याद होता है तो बात सही है, 3 बार रीड करके याद आता है तो बात सही है। अगर 3 बार रीड करने के बाद भी अगर आपको याद नहीं आता है तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिवाइज इट फॉर वन मोर टाइम। आपको एक बारी और रिवाइज करना है। यस और नो? मतलब आपका दिमाग जो है, आपका पेट जो है, वो एक चपाती से नहीं भरता है, 2 चपाती खानी पड़ेगी। 2 चपाती से नहीं भरते तो 3 चपाती खानी पड़ेगी। जब तक पेट नहीं भरता है, जब तक दिमाग में बातें फिट नहीं बैठती है, तब तक आपने उसको रिवाइज करना है। और क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता ही रहेंगे, तो उसकी रिवीजन करो। तो नोट से रिवीजन करने का फायदा ये होता है कि आपकी जो बड़ी मोटी 500-600 पन्ने की जो बुक है, उसको आप लगभग 100 पन्ने में रिवाइज कर सकते हो। 100 पन्ने भी नहीं होते, अगर आप मेरे रिवीजन नोट्स को देखोगे तो 100 पन्ने भी नहीं है। तो रिवीजन नोट से फायदा ये होता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाती है। तो आपने भी करना क्या है, आपने देखना है कि आपको इनमें से कौन से चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये तो पता होना ही चाहिए कि मुझको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिक्कत है, मुझको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दिक्कत है, मुझको पार्टनरशिप में दिक्कत है, एलएलपी कंपनी में दिक्कत है। तो 1 या 2 एक्ट हो सकते हैं जिसमें आपको दिक्कत है बहुत, तो एक काम करो, उसका लाइन बाय लाइन रीडिंग करो। हाँ, किसी का हो सकता है मुझको सब में दिक्कत है, तो एक काम करो, सबको रीड कर दो। गेटिंग माय पॉइंट? और फिर उसको रिवाइज करो। और जो आपको लगता है कि मुझको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप में प्रॉब्लम है, तो उसको रीड करो। बाकी सारी चीजों को आप नोट से रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज अपने पास लिमिटेड 3 महीने हैं और 3 महीने में हमको ये सारी बातें क्लियर करनी है, कवर करनी है। तो जितना कम समय में मैक्सिमम एफर्ट हमारा लगे वो सही है। अगर आपको 2-3 एक्ट्स में दिक्कत है, उसको लाइन बाय लाइन रीड करो और फिर पूरा प्रोसेस फॉलो करो। आपको अगर बाकी एक्ट्स में दिक्कत नहीं आती है तो डायरेक्ट रिवीजन से चालू करो। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, दैट इज क्वेश्चन बैंक। भाई क्वेश्चन बैंक तो करना ही है, क्वेश्चन बैंक नहीं करोगे तो कैसा होगा? आपको पता ही नहीं है, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरा पढ़ लिया, आपने उसको नोट से रिवाइज भी कर दिया, लेकिन भाई साहब आपको यही नहीं पता है कि क्वेश्चन कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं या आ चुके हैं। तो एक काम करो, क्वेश्चन बैंक से उसको देख लो, ताकि एक आइडिया आपको आ जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं क्या, मैं आपको बताऊं कि अगर आपका 60 मार्क का पेपर है ना, देखो मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट करने जा रहा हूं, 60 मार्क का पेपर है ना, तो लगभग मैं बोलता हूं 45 प्लस, आई कैन से 45 प्लस मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन या फिर उसके ऊपर बेस आते हैं। बाकी कुछ नहीं आएगा। तो कितना आसान है लॉ में मार्क्स स्कोर करना। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं 45 प्लस मार्क के क्वेश्चन में बोलता हूं लगभग आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन और उसके रिलेटेड ही सवाल आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता है। तो अगर आपने बच्चों ये कर लिया, मेरे जवानों, मेरे नादान परिंदों, अगर आपने ये कर दिया तो बताओ आपको पास होने से कौन रोकेगा? कौन रोकेगा आपको पास होने से? भाई 45 प्लस मार्क्स का अगर तैयारी आप यहां से कर पा रहे हो तो आपको और कुछ क्या चाहिए? सारे नोट्स के, रिवीजन नोट्स के क्वेश्चन बैंक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, ग्रुप का लिंक में छोड़ रहा हूँ, उस ग्रुप से ले लो, प्रिंट आउट निकालो, पढ़ लो भाई। और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है। यही आपने गलती की है, यही आपने नहीं किया है। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इंस्टीट्यूट विल पास यू। नो बडीज, नो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इतना एफर्ट लगाएंगे ना तो ही जाके पास होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। और 3 महीने अपने पास, पूरे के पूरे 3 महीने हैं, ये 3 महीनों में ये बातें करना एकदम आसान है। ये बातें कर लो, आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा। तो जो भी बच्चे मिसगाइडेड है, मिसडायरेक्टेड है, या फिर जो भी बच्चों को नहीं समझ रहे कि क्या करें, तो ये फॉलो करो। तो सम अप विद द लॉ मैं ये बोलूंगा कि आपको जिन एक्ट्स में दिक्कत आती है उन एक्ट्स का लाइन बाय लाइन रीडिंग करो, उसको रिवीजन नोट से रिवाइज करो बार बार, और क्वेश्चन बैंक से उसके क्वेश्चन कर लो। जिन एक्ट्स में आपको दिक्कत नहीं आती है, डायरेक्टली यू कैन जंप टू द रिवीजन
हाँ कुछ एक पार्ट क्लियर नहीं होते तो जाओ वही पार्ट बस वहां से पढ़ लो बुक से एंड देन डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन बैंक। रिवीजन नोट्स एटलीस्ट 3 बार रिवीजन और क्वेश्चन बैंक को एटलीस्ट 3 बार आपने पढ़ लिया ना, आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा। मार्क माय वर्ड्स, 3 बारी रिवीजन नोट से रिवीजन करो, 3 बारी क्वेश्चन बैंक को पूरा पढ़ लो, उसको समझ लो, आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा। ये मेरा दावा है, मैं डंके की चोट पे आपको ये कहता हूं, इतना आपने कर लिया ना 3 महीने में, आपको कोई नहीं रोकेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे पक्का? एंड देन बात आती है राइटिंग प्रैक्टिस की। अब राइटिंग प्रैक्टिस क्या करें, ठीक है? तो आपके पास क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, ओके? तो आप एक काम करो, प्रैक्टिस पर्पस के लिए कोई भी क्वेश्चन उठाओ, ओके? मान लो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1 को पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी सारे पढ़ लिए, और उसमें से कोई भी 1-2 क्वेश्चन उठा लो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लो, जैसे कि एग्जामिनेशन में रैंडमली आता है ना, तो कोई भी क्वेश्चन उठा लो, मेक श्योर दैट यू एबल टू राइट इट डाउन विदाउट लुकिंग एट द आंसर। आंसर को देखे बिना उसको लिखने की कोशिश करो। बच्चे लिखते क्यों नहीं है? बिकॉज उनको डर लगता है कि मुझको लिखते नहीं आया। तो अरे लिखते नहीं आया, अभी लिखते नहीं आया, एग्जाम में कैसे लिखेगा भाई तू? बिना डरे लिखने की कोशिश करो, 1 या 2 क्वेश्चंस हर एक यूनिट में से एक दो क्वेश्चंस उठाओ और उसको लिखने की कोशिश करो। अगर लिखना नहीं आ रहा है तो और क्वेश्चंस उठाओ और लिखो, और क्वेश्चंस उठाओ और लिखो। जब तक आप राइटिंग नहीं करोगे तब तक ये सारा जो आपका एफर्ट है वो वेस्ट है। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कैसे करना है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है? रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाओ, इमेजिन करो एग्जाम में आया हुआ है और लिखना शुरू करो। गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉ के लिए इतनी सारी बातें आपने करनी है। अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया ना बच्चों, तो मैं बोल रहा हूं 100% सक्सेस आपका है, 100% सक्सेस आपका है। रही बात अपनी बीसीआर की, तो बीसीआर में देखो यहाँ पे वेटेज में अगर मैं बात करता हूं, वेटेज में तो सबसे ज्यादा वेटेज जो आपका आता है वो आता है डेवलपिंग राइटिंग स्किल, जो आपका चैप्टर नंबर 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 से जो आगे है ना, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 35 to 40 मतलब 40 में से लगभग 16 मार्क आपके इसमें से आएंगे, डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। और अगर आप देखोगे इन चैप्टर्स को तो आप ये सारा 11, 12 स्कूल में कर चुके हो। इसके लिए क्या करना है? सेम कहानी भाई, लिखा करो, प्रैक्टिस करो। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिस राइटिंग है, अबे प्रेसिस राइटिंग करना कैसे है, क्या करना है देख लो, इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करो। मेरे क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो। एग्जामिनेशन में जा आया है उनको देखो, उनको सॉल्व करो। आर्टिकल राइटिंग भाई कैसे करना है, क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग, फॉर्मल मेल राइटिंग, कितनी छोटी छोटी बातें हैं। 4-4, 5-5 मार्क के लिए सवाल आते हैं भाई। पीसीआर में स्कोर करना कितना आसान है। और अगर आपको लॉ में पास होना है ना 100 मार्क्स में से, मैं बोलता हूं आपको 100 मार्क्स में से पास होना है, तो जो 40 मार्क का क्रंच है ना बच्चों, एटलीस्ट 30 प्लस मिनिमम ये टारगेट रखो, मिनिमम टारगेट। और उसमें से भी चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 12 जितने भी चैप्टर्स है ना उसको पक्का कर लो। तो चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 12 अगर बीसीआर की शुरुआत करनी है तो इन चैप्टर से कर लो। मिनिमम 30 प्लस स्कोर का टारगेट रखो आपके बीसीआर में, और वो पॉसिबल है। सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, बस पॉइंट ये रहता है बच्चों, में अगेन बोलता हूं, प्रैक्टिस नहीं करते हो आप उस चीज की। प्लीज प्रैक्टिस करो, लिखा करो, आर्टिकल राइटिंग लिखो। जब तक लिखोगे नहीं, लोग क्या करते पता है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आर्टिकल का ऊपर ऊपर से देख लेते कैसे समरी लिखा हुआ है, कैसे प्रेसिस लिखा हुआ है, फॉर्मल मेल कैसे लेता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे लिखो, एड्रेस यहाँ पे लिखो, नेम यहाँ पे लिखो। अरे नहीं होता है ऐसे। आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा लिखने में, और एग्जामिनेशन में कुछ भी छाप के आओगे एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इंस्टीट्यूट आपको पास करेगी। नहीं, मैंने बोला ना, 1 रोटी 2 रोटी, कितने रोटी से आपका पेट भरता है, उतनी रोटी खानी पड़ेगी, समझे? तो बीसीआर में भी सबसे इंपॉर्टेंट आपके नॉलेज या फिर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से भी सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग। जैसे लॉ में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, नोट से रिवीजन करना जरूरी है। बीसीआर में डायरेक्ट राइटिंग, डायरेक्ट राइटिंग भाई छोड़ दो, कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या है, वो छोड़ो। फॉर्मेट है आपके पास, फॉर्मेट को याद रखो, लिखना चालू करो। फॉर्मल मेल कैसे लिखते हैं भाई, राइटिंग प्रैक्टिस चालू करो, क्वेश्चंस देखो, राइटिंग करना चालू करो। प्रेसिस राइटिंग, समरी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग, भाई प्रैक्टिस करो। वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करके करोगे क्या, घंटा कॉन्सेप्ट से कुछ होगा? तो वहां पे आपने डायरेक्टली क्या करना है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करनी है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करोगे ना उतना आपके लिए बेटर है। और मैं आपको बोलूंगा, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जितने भी सवाल आते हैं ना, 40 में से मिनिमम 20 प्लस जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आईसीएआई के मॉड्यूल से ही आते हैं। 100% डंके की चोट पे देख लो, चेक कर लो। तो अगर आपको ये इतने लॉ में मैं बोल रहा हूं 45 प्लस,
मैं बीसीआर में बोल रहा हूँ 20+ ICAI मॉड्यूल पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस, अगर इसमें आते हैं तो आपको पास होने में दिक्कत क्या है भाई? यहाँ पे तो 60+, 65+ क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी पता है कि यही आने वाले हैं, तो आप डर किस बात का है? बचे हुए 35 वो तो हम लोग कर लेंगे बेस्ड ऑन दिस स्टडी दैट वी आर डूइंग। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो लॉ में 60 मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल आसान है, बस आपने आपके स्वॉट को देख लेना है। ओके, तो स्वॉट क्या है आपका? तो यहाँ पे जो आपके वीक सब्जेक्ट है, अगर आपका लॉ वीक सब्जेक्ट है तो इस हिसाब से उसको गुड सब्जेक्ट में कन्वर्ट करो। नीचे रिसोर्सेज एंड फेल्यूर। ओके, अपॉर्चुनिटी क्या है? आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल अवेलेबल है, हमारे नोट्स अवेलेबल है, वो आपके पास रिसोर्सेज है, उसका उपयोग करो। आप हमारे पास आ सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर लॉ के बारे में आपको कहीं भी दिक्कत महसूस हुई ना, डायरेक्टली यू कैन कांटेक्ट मी कि सर मुझको ये दिक्कत है, प्लीज ये समझा दो, फिर ये समझा दो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा 100%। ये आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, और इस रिसोर्सेज से आपके पास जो थ्रेट है, दैट इज फेलियर का थ्रेट है, वो निकल जाएगा। तो वीकनेस को कन्वर्ट करो अपने स्ट्रेंथ में बाय यूजिंग द रिसोर्सेस, और इसकी वजह से जो आपका फेलियर का थ्रेट है ये बिल्कुल कम हो जाएगा। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि फेलियर होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। फेलियर के चांसेस 99% क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस स्वॉट को जरूर आप याद रखेंगे, अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करो बाय यूजिंग द रिसोर्सेस। और लॉ में बोलता हूं बच्चों, 60+ मिनिमम 60 मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल आसान है। अभी भी किसी को कुछ दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करो और सारी बातें देख लो कि लॉ के लिए क्या करना है, बीसीआर के लिए क्या करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, और उसके बावजूद भी कुछ दिक्कत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अगर मेरा मोबाइल नंबर छोड़ रहा हूँ, उस मोबाइल नंबर पे आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हो। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर लॉ के लिए आपको कोई भी कभी भी दिक्कत महसूस हो तो इस नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, फोन कॉल करो, जो भी करो। और अगर आपको क्लासेस के बारे में जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ईपीए का ये कांटेक्ट नंबर है। ओके, हमारे अब थिंक रिवीजन लेक्चर शुरू होंगे, मॉक टेस्ट भी शुरू होंगे, तो उसके लिए अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए रिवीजन लेक्चर्स में, अगर आपको मॉक टेस्ट को अपीयर करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर को भी क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, लॉ रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी है तो मुझको आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, दिस इज नॉट अ मार्केटिंग वीडियो। मुझको सही ढंग से कंसर्न है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्लियर नहीं हुए हैं और उनको दिसंबर में क्लियर होना है। तो प्लीज जोश रखो, वो मादा रखो, वो एक कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं, इवन इफ अभी नहीं हुआ है लेकिन हमारे माँ बाप के आंखों में अभी हमने दुख के आंसू दिए हैं। दिसंबर के एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो जनवरी में लगेगा, जनवरी में मेरे माँ बाप के आंखों में खुशी के आंसू होंगे और उन आंसुओं का रीजन मैं हूंगा। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलो, सो आई एम टेकिंग यू लीव। मैंने आपका बहुत समय ले लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द डिटेल वीडियो। और इन सारे नुस्खों को, इन सारे स्ट्रेटेजीज को आप अपने लाइफ में, आप अपने लॉ के पढ़ाई में प्लीज फॉलो करो। 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और प्लीज जब आपका रिजल्ट आएगा तो प्लीज कांटेक्ट करना कि सर आपके उस वीडियो की वजह से हमने वो स्ट्रेटेजी फॉलो की और हमको सक्सेस मिल गई। ठीक है, चलो, सो थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। लव यू ऑल। बाय बाय।